नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी जो हमारी सेकंड पाठ्य पुस्तिका है इसकी भारत की खोज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना 4th चैप्टर जिसका नाम है युगों का दौर। और आप सभी को पता है ये सेकंड बुक हमारी काफी टाइम से चल रही है और जिसमें हम 4th चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम युगों का दौर है। और आपने देखा कि चैप्टर काफी लेंदी है और इसमें पूरे भारत के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह की हिस्ट्री रही हमारे भारत की उस टाइम पे, कैसे हमारे भारत की जो कलाएं हैं वो आई और उन कलाओं का भारत पर क्या भारत की कलाओं का विदेशों पर क्या असर पड़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का विदेशों में व्यापार। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें भी हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है जो हमारी जो सेकंड बुक है ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और जैसे कि आपको पता ही है बुक का नाम है भारत की खोज, तो इसमें पूरे भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। जैसे आपने देखा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था अहमदनगर का किला, यानी कि इसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से नेहरू जी ने इस पूरी बुक को लिखा है, यानी कि उनकी पूरी जर्नी जब वो अहमदनगर के किले में अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान जेल में थे तो उन्होंने किस तरह से इसको इस पूरी बुक को 9 महीने में लिखा। और उसके बाद जो दूसरा हमारा चैप्टर था उसका नाम था तलाश, और उसमें हमने किस तरह से उन्होंने खोज की, कैसे चीजों का पता चला, ये सारी चीजें उसमें लिखी थी। और थर्ड चैप्टर था सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में उन्होंने हमारे देश में किस तरह से यहाँ पर सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ और कितनी अच्छी थी उस टाइम की सभ्यताएं, कैसे ये सभ्यता आज तक जो है बनी रही, क्या कुछ उन सभ्यताओं में खास था, वो सारी चीजें उसमें बताई गई थी। और अब देखिए जो हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इसका नाम मैंने आपको बताया युगों का दौर, यानी कि अलग अलग युग यहाँ पर आए और उनको उनमें अलग अलग चीजें कैसे विकसित हुई, कैसे क्या कुछ यहाँ पर हुआ, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भारत का विदेशों में व्यापार से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए हमारा टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है देखिए उसके बारे में यहाँ पर आपको बताऊं मैं, ये है यहाँ पर हमने पढ़ा था भारत का जो भारत की कलाएं हैं उनका किस तरह से विश्व में, यानी कि विश्व पर या विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव कैसे पड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें बताई थी इसमें। जैसे हमने कहा कि जो भारत की कलाएं हैं उसमें विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई थी और इसी बात का प्रमाण आज वहां सब जगह मिलता है। जैसे हमने कहा चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जा, पहिप या दूसरे स्थानों पर यह संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। और जिन राज्यों का उदय हुआ उनके जो शासक थे उनका नाम भी विशुद्ध भारतीय संस्कृत नामों के नामों पर रखा गया था। और जैसे यहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से जो इंडोनेशिया है उनके इन स्थानों पर प्राचीन साहित्य की भारतीय पुरा कथाओं से आज भी भरे हुए हैं। और हमने यहाँ पर बताया कि कंबोडिया की जो वर्णमाला है वो भी दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ इसमें लिया गया है। और जैसे अंगकोरवट के विशाल मंदिर की चारों तरफ खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है, तो जिसमें एक तरह से बनावटी झीलें हैं, पोखर हैं, नहरें हैं और जिनके ऊपर पुल भी बने हुए हैं। तो ये सारे अंगकोर की जो प्रेरणा है वो भारत से मिली और उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी और किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी विदेशों में काफी जो है सराहना की गई। तो भारतीय संगीत जो कि यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है वो अपने ढंग से बहुत विकसित था और एशिया के दूसरे देशों में भी दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर एक तरह से मूर्तियों के विरुद्ध या जो भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी थी उसमें चीनी कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ी थी कि किस तरह से
महाबल्लमपुरम की जो एक इमारत देखिए आप कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। और एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की खंडित मूर्ति है जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। और देखिए हैवेल का कहना है कि इस छत विक्षत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का पूर्ण रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज की एक और मूर्ति है और एप्स्टिन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आवाहन करती है। जावा में बोरीबुदूर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटेक ले जाया गया। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से यह सिर बहुत ही सुंदर था और इसमें कुछ और गहरी बातें हैं जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह से उद्घाटित करती हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निर्भय नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ। तो यहाँ पर देखिए बोधिसत्व का जो बोरीबुदूर में बोधिसत्व का जो एक सिर यहाँ पर मिला, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कितना सुंदर था और किस तरह की शांति उसमें थी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी अपने लास्ट सेशन में। तो देखिए यहाँ पे भारत का जो विदेशी व्यापार है, देखिए भारत का विदेशी व्यापार क्या था, किस तरह से, तो ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान, जो ईसवी सन था उससे पहले 1000 वर्षों के दौरान जो भारत का व्यापार था वो दूर दूर तक फैला हुआ था। ईसवी सन से पहले जो भारत का व्यापार था वो दूर दूर तक फैला हुआ था और वह बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रक था। और ये क्या था, एक तरह से भारत का व्यापार जो है दूर दूर तक फैला हुआ था और ये विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का पूरा नियंत्रण था। जो विदेशी व्यापार थे उनमें भारतीय व्यापारियों का एक तरह से नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में उनका प्रभुत्व था। जो पूर्वी समुद्र के जितने भी देश थे वहां पर उनका प्रभुत्व था और उधर वह भूमध्य सागर तक फैला हुआ भी। और ये सब क्या है, उधर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत ही विकसित हो चुका था। जो भारत में बहुत प्राचीन काल से यानी कि बहुत पहले से ही कपड़े का उद्योग विकसित हो चुका था, कपड़ा उद्योग विकसित हो चुका था। और भारत का जो कपड़ा था वो दूर के देशों में जाता था। वो भारत का जो कपड़ा था वो दूर दूर देशों में जाता था और रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफी समय तक बनता रहा। आपने देखा होगा कि जितने भी हम प्राचीन जो भी चीजें देखते हैं, राजा महाराजाओं के जो कपड़े देखते हैं या राजा महाराजाओं की जो उनका रहन सहन देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर जो उनके वस्त्र होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं, रेशमी वस्त्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रेशमी वस्त्र होते हैं उनके ज्यादातर। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो ये कपड़ा जो था प्राचीन काल से ही यहाँ पर कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था और भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। और रेशमी कपड़ा यहाँ भी काफी समय तक बनता रहा, लेकिन शायद ये उतना अच्छा नहीं होता था जितना कि चीन का रेशम, जिसका आयात यहाँ ईसा पूर्व के 4वीं शताब्दी से ही किया जा रहा था। यानी कि शायद भारत का जो ये एक तरह से कपड़ा था वो इतना अच्छा शायद नहीं था जितना कि चीन का रेशम हुआ करता था। तो इसका आयात यानी कि चीन के रेशम का आयात जो है वो ईसा पूर्व जो 4वीं शताब्दी है वहां से लगभग हुआ करता था। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी से तो भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, यानी कि उस टाइम तक शायद वो उतना अच्छा नहीं था जितना कि चीन का रेशम उद्योग था, लेकिन बाद में इसने काफी अच्छा जो है यहाँ पर विकास किया और लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया।
कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई, पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोजे गए और निकाले गए। और देखिए रंग ये काफी लंबा नहीं चला, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन रंगने की कला में यानी कि इन कपड़ों को रंगने की कला में काफी ज्यादा एक तरह से अच्छी तरक्की हुई, प्रगति हुई। और इसमें क्या हुआ कि पक्के रंग तैयार किए जाने लगे और इनमें नील जो एक रंग था, ठीक है, इनमें जो नील एक रंग था जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते थे, एक नील रंग था जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते थे और ये शब्द इंडिया से बना था और ये अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया था, ठीक है। नील की खेती आपने देखा होगा अंग्रेजों के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हुआ करती थी जब शुरू शुरू में जो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक तरह से कब्जा किया, तो उस टाइम पे ये नील की खेती जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में, ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। जो ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियां थी, ठीक है, शुरुआत की जो शताब्दियां थी ईसवी सन की, उस टाइम में भारत में रसायन शास्त्र का विकास बाकी देशों की तुलना में अधिक हुआ था। और भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। जो भारतीय लोग थे वो प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने टाइम से ही फौलाद, फौलाद क्या होता है, लोहे की एक तरह से छड़ सा होता है जिसे कहते हैं फौलाद का बना हुआ है, ठीक है, फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी। जो भारतीय फौलाद थी और उसकी दूसरे देशों में फौलाद और लोहे की जो लोहा था उसकी दूसरे देशों में बहुत कद्र होती थी। तो ये देखिए आप मेहरौली जो कि दिल्ली में है, मैं कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा, कुतुब मीनार के आसपास दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के आसपास खड़ा, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोहे का स्तंभ है जिसका निर्माण 1500 साल पहले किया गया था। आप देख सकते हैं 1500 साल पहले का ये लोहे का स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के एरिया में ये है। तो देखिए यहाँ पर कहा कि विशेष रूप से जो भारत के लोहे की, भारत के फौलाद की विदेशों में बहुत कद्र की जाती थी, तो उसके लिए कहा है विशेष रूप से युद्ध के कारण, ठीक है, युद्ध के कामों में उनकी जो एक तरह से मदद ली जाती थी, उन युद्ध के कामों, उनके औजार बनाने में और सारी चीजों में उसकी जो है हेल्प ली जाती थी। तो यहाँ पे क्या कहा है, भारतीयों को और भी बहुत से जानकारियों, बहुत सारे धातुओं की जानकारी थी। जो भारतीय लोग थे उन्हें इनके अलावा यानी कि लोहे और इस फौलाद के अलावा भी और भी बहुत सारी धातु, बहुत सारे बाकी धातुओं की जानकारी थी और उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता था। उनकी जानकारी भी थी और उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम से ही तांबा, कांसा, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है चली आ रही हैं। इसके बर्तन भी होते थे और आपने देखा होगा इनको प्रॉपर तरीके से यूज भी किया जाता था पुराने टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम से ही या उससे भी पहले से। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। और देखिए जो औषधि बनाई जाती थी ना, औषधियों के लिए भी धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। और आसव और भस्म भस्म बनाना, यहाँ पर आसव और भस्म बनाना पहले के टाइम पे इसी तरह के जो इसी तरह की औषधियां हुआ करती थी। तो आसव बनाना, भस्म बनाना ये ज्यादातर सभी लोग जो है जानते थे। औषधि विज्ञान काफी ज्यादा विकसित था। तो ये मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि यहाँ का जो औषधि विज्ञान था, ठीक है, लोगों को इसमें काफी ज्यादा नॉलेज थी, काफी अच्छी नॉलेज थी लोगों को इसमें। तो औषधि विज्ञान का एक तरह से काफी विकसित किया जा चुका था। गर्चे ये प्रयोग गर्चे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। और ये जो प्रयोग यहाँ पर किए जाते थे ये मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई थी, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसकी बात बहुत पहले जो है सुझाई जा चुकी थी।
खगोल शास्त्र जो कि विज्ञानों में प्राचीनतम है, ठीक है, खगोल शास्त्र, ठीक है, जो कि सारे विज्ञानों में बहुत ज्यादा प्राचीनतम है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था खगोल शास्त्र। और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। जो भी इससे फलित ज्योतिष होता था वो इससे मिला दिया जाता था, और उसके बाद एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया जाता था इस हिसाब से, और जो अब भी प्रचलित है। और आपको पता है कि ये सारी चीजें अब भी लोगों में प्रचलित हैं। और जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा सहायक होता था। जैसे होता है ना कि किसी भी, जैसे हम मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं या किसी भी चीज की भविष्यवाणी कर दी जाती है कि ऐसा होगा, तो जो लोग समुद्र की यात्रा पर निकलते थे उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता था, काफी ज्यादा सहायक होता था। तो यहाँ पर क्या कहा, व्यवहारिक दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों की कितनी प्रगति थी। अब देखिए उस टाइम पे हम ये नहीं बता सकते कि यांत्रिक शक्ति कितनी थी हमारे पास, कितनी प्रगति हो चुकी थी, लेकिन जहाज बनाने का जो उद्योग था सबसे जो मेन चीज, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी यात्राएं होती थी, जितने भी व्यवसाय होते थे, वो ज्यादातर क्या होते थे, समुद्र के रास्ते होते थे, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट वगैरह का या ट्रेन का इस तरह की चीजें नहीं थी चलन में। तो ज्यादातर जो व्यापार होता था, ज्यादातर जो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्राओं के लिए जो लोग यूज करते थे वो ज्यादातर जहाजों का, यानी जहाज के लिए करते थे। तो जहाज बनाने का जो उद्योग था वो बहुत ही प्रचलित था। और इसके अलावा विशेष रूप से बाकी यंत्रों की जानकारी नहीं है, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलन में था। और युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं, यानी कि जो युद्ध में काम लाते थे उस टाइम पे वो तरह तरह की मशीनें भी, मशीनों के बारे में भी पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग और रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी भी देश से पीछे नहीं था। तो उस टाइम पे माना जाता है कि हमारा भारत जो है औजारों के निर्माण में तथा औजारों के प्रयोग में और रसायन शास्त्र में और धातु संबंधित जो जानकारियां हैं उसमें किसी भी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वहां कोई विदेशी मंडियों को अपने वश में रख सका। और इसी कारण क्या हुआ कि वो कई वर्षों तक, कई विदेशी जो कई सदियों तक, सॉरी वर्षों की बात नहीं है यहाँ पर, कई सदियों तक जो विदेश की मंडियां थी वहां पर अपना जो है एकाधिकार बनाकर रखा, उसको अपने वश में करके रखा था। तो देखिए भारत में गणित शास्त्र किस तरह से आगे बढ़ा, भारत में गणित शास्त्र को किस तरह से तरक्की मिली। तो देखिए प्राचीन भारत में, जो हमारा प्राचीन भारत है, वहां पर गणित शास्त्र जो था यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। जो आधुनिक अंक गणित था और आधुनिक जो बीज गणित था उसमें जो नींव पड़ी थी वो भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखट को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, ठीक है, गिनती का जो चौखट था, यानी कि जिसमें गिनती के चौखट को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा डाली। क्योंकि देखिए यहाँ पर शुरू कर दी थी चौखट, गिनती की चौखट को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, और साथ ही फूहड़ पद्धति यानी कि जो पुरानी पद्धति थी, ठीक है, तो उसने काफी ज्यादा जो है, और साथ ही जो रोमन पद्धति थी, क्योंकि अंग्रेज लोग उस टाइम पे यहाँ पर थे, तो अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पर चलाई हुई थी अपनी रोमन जो भाषा थी उसको वो आगे बढ़ाते थे। तो इस तरह से जबकि जो रोमन था, उस रोमन जो लैंग्वेज थी उसने इन सब चीजों में हमारी गिनती की जो चौखट थी उसमें हम बहुत ज्यादा बाधा डाली थी। जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था।
यानी कि जो शून्यांक मिलाकर, शून्यांक यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई, 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 1 तक की जो एक तरह से संख्या थी, उसने जो बुद्धि है वो उसको काफी ज्यादा एक तरह से सेटल कर दिया था। यानी कि बहुत ज्यादा जितनी बाधाएं थी, जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, उनको मुक्त कर दिया था, क्योंकि इतना मनुष्य को पता चल गया था 0 से लेके 10 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इतना पहले पता चल गया था। फिर और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में ये प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। और ये जो अंक चिन्ह बने ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये जो दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले जो तमाम चिन्ह थे उनसे बिल्कुल भिन्न थे। भारत में ज्यामिति भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत ही प्राचीन काल में हुआ था, ठीक है। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। तो ये बहुत ही पहले से इसका आरंभ जो है प्राचीन काल में ही हो चुका था, जो ज्यामिति है, अंकगणित है और बीजगणित है। लेकिन आरंभ में जब जो वैदिक वेदियां हुआ करती थी, जो पूजा पाठ की जो वेदियां हुआ करती थी, उन पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आम तौर पर काम में लाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो पूजा पाठ होती है उसमें त्रिकोण, षटकोण, ठीक है, इस तरह से बनाए जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि पूजा पाठ में जो है त्रिकोण, षटकोण जो है बनाया जाता है। तो ये ज्यामिति जो है ये संस्कारों में भी, जो हिंदू संस्कार में ज्यामितिक आकृतियां जो हैं अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। देखिए, विकास भारत में जरूर हुआ था इसका, लेकिन इसमें यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा, ठीक है। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा, लेकिन जो आपका ज्यामिति था उसमें सिकंदरिया आगे बढ़ गया। और जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जा सकता, वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, ठीक है, कि कहाँ से शुरू होगा, कोई भी चीज जो है वो शुरू कहाँ से होगी, तो शुरू हमेशा 0 से होगी, शून्य से होगी। तो इसे शुरुआत में इसे कुछ नहीं कहा जाता था, वह आरंभ में केवल एक बिंदी के तौर पर, एक नुक्ते के तौर पर था, और बाद में फिर उसने एक छोटे से व्रत का रूप धारण कर लिया। आपने देखा होगा कि जब शुरू में जब शून्य की खोज हुई, तो उस टाइम पे उसे एक बिंदी की तरह, ठीक है, एक इस तरह से एक बिंदी की तरह उसे माना जाता था, और बाद में फिर उसने क्या किया, इस तरह से एक व्रत का रूप ले लिया, एक छोटे से गोले का रूप ले लिया, ठीक है। बाद में उसने छोटे से व्रत का रूप धारण करा, यानी कि एक गोले का रूप धारण करा, और उसे किसी भी अंक की तरह एक अंक समझा जाने लगा। इसको भी बाकी अंकों की तरह एक अंक समझा जाने लगा। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद, ठीक है, शून्यांक यानी कि इसको अंक समझने की शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। फिर क्या हुआ, जब इसमें शून्यांक भी जुड़ गया और स्थान मूल्य के लिए दशमलव भी जुड़ गया, तो फिर बाद में, क्योंकि भारत में बहुत पहले से ही ये एक तरह से विकसित हो रहे थे, लेकिन अब तो इसके विकास करने की दिशा खुल गई थी। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ
ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है। जो बीज गणित है उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ज्योतिर्विद, प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर, जो कि 522 का, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र जो कि 628 का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था। जो ब्रह्मपुत्र था वो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए कि शून्य के लिए क्या नियम होते हैं, वो नियम उन्होंने निर्धारित किए। किसने? ब्रह्मपुत्र ने। ठीक है। और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। और फिर इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है, यानी कि इसके बाद फिर धीरे धीरे इन पर लिखे जाने लगे लेख। तो इनमें अंतिम महान नाम, इन सब में अंतिम और सबसे महान नाम जो है वो भास्कर द्वितीय का है, और जिसका जन्म 1124 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र और बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर उसकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो कि स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। यानी कि पुस्तक तो गणित की है, लेकिन उसका नाम जो है वो लीलावती दिया गया है। पर देखिए, विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी और गो की इसका कोई भी परिणाम नहीं मिलता है। तो देखिए, उन्होंने जो पुस्तक लिखी अंक गणित की, उस पुस्तक का नाम लीलावती था। तो कहा जाता है कि उनकी जो पुत्री थी भास्कर की, उनका नाम जो है एक तरह से लीलावती था। तो भास्कर की पुत्री जो कि उनका एक तरह से विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी। गो की इसका कोई परिणाम नहीं है, प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है, यानी कि जो पुस्तक लीलावती जो पुस्तक लिखी गई है उसकी लेखन शैली जो है वो बहुत ही ज्यादा सरल है, स्पष्ट है, और छोटी उम्र के लोगों के समझने के लिए उपयुक्त है। जो छोटी उम्र के लोग हैं उनको समझने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी भी जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर आप इस पुस्तक का एक तरह से संस्कृत में चाहे तो आप इसका अनुवाद करा के, और एक तरह से बच्चों को कुछ इस तरह इसको पढ़ने के लिए, ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान, कोई बगदाद गए, अपने साथ वे अपने जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। उन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया, और वहां भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्याधन का बड़ा केंद्र था। जो बगदाद था उस टाइम पे, देखिए यहाँ पर क्या कहा कि उन्होंने जो अरबी जगत था वहां पर गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया, और वहां भारतीय अंक प्रचलित थे, और बगदाद और उस समय विश्वविद्यालय का बड़ा केंद्र बन रहा था। और यूनानी और यहूदी थे वहां एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन ज्यामिति और विद्वान को ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का प्राकृतिक प्रभाव महसूस किया जा सकता था, और अरबी पुनर्वादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल रहा है, या फैल गया था। उस टाइम की बात है ये। तो अरबी जगत में यह नया
गणित, अरबी जगत जो है वहां से एक नया गणित, और वो देखिए क्या है गणित, यहाँ पर बताया गया है कि स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों, ठीक है, स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन में कोई 100 वर्ष लग गए थे, कि यूरोप जो था वहां पर इनका बहुत ज्यादा एक तरह से विरोध हुआ और इनका जो प्रचलन करते करते लगभग जो है कई 100 वर्षों का समय लग गया। तो इनका सबसे पहला प्रयोग था, इनकी जानकारी मिलती है और 1134 ईस्वी में खिसली के एक सिक्के में ब्रिटेन में इसका सिक्के में हुआ था। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 में हुआ था। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर विकास और ह्रास, मैं आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रही हूँ पहले से। तो सबसे पहले हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपके लिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपने देखिए, लगातार जब हम पढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमें चीजें अच्छे से समझ नहीं आती है। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ प्रश्न जो है बनाकर लाएंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में हम उन पर फिर से डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी सारी चीजें थी, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि 7वीं शताब्दी में हर्ष शासन काल में उज्जैनी आधुनिक जो उज्जैन थे गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर कला संस्कृत और शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें, समय के साथ किस तरह भारत अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए उपनिवेशकों में बसने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे जो सहस्त्राब्दी समाप्त पर आती तो सारी सभ्यता के तीसरे पहर जैसे लगने लगते। ठीक है, अब दक्षिण में अब तेजस्विता और शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जिससे हृदय स्तंभित हो चला है और उनकी धड़कनें मंद होने लगी हैं। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस पाठ में, अगर आप इसको इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा, काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर आपको। तो ये विकास और ह्रास का नया जो ये टॉपिक यहाँ पर शुरू हुआ है, किस तरह से विकास भी होता रहा साथ साथ में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर वो कैसे चीजें खत्म होती गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, ईस्वी सन से पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्व जो है आंतरिक झगड़ों के कारण बार बार उतार चढ़ाव आए, ऊर्जा से उपनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन एक तरह से चल रहा था। सभी दिशाओं में अपना जो प्रचार प्रसार जो है चल रहा था और परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशकों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार करके दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा था। और इन हजारों वर्षों के बीच समय में यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य जो है समृद्ध था। ठीक है, यह भारत का स्वर्ण युग था। जो गुप्त साम्राज्य हमने शुरुआत में भी पढ़ा है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से पढ़ रही हूँ, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा पूरा, और ये भारत का स्वर्ण युग था, क्योंकि इस युग में साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास, अभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती थी। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगे थे, क्योंकि उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल आते थे और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते थे। और किंतु में वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, उत्तर भारत में अपनी राह बना रहे थे और आधी शताब्दी तक लगभग पूरे उत्तर भारत में अपनी राज सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते थे। इसके बाद जैसे हमने बताया, अंतिम गुप्त सम्राट भारत के जो शासक थे यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत यत्न करने के बाद हूणों को बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैन्य दोनों ही दृष्टियों से दुर्बल बना दिया था। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन जो है घटित हुआ, क्योंकि हूणों के पुराने वृतांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े थे। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से बिल्कुल भिन्न था।
7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी यानी कि जो आधुनिक उज्जैन है गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला और साहित्य की शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है, लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है और फिर एक बार साहित्य का पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। और 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर दूसरा भोज सामने आता है। ठीक है, अब जो ये क्या है, पराक्रमी, एक तरह से यहाँ पर बताया कि पराक्रमी जो आकर्षक है और पराक्रमी है और आकर्षक है, और उज्जैनी में एक बार फिर बड़ी राजधानी बनती है। भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति है और जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की है। वो व्याकरण और कोशाकार था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में भी थी और उसने इमारतों का निर्माण कराया, कला साहित्य का संरक्षण किया, स्वयं कवि और लेखक था। इसके नाम से बहुत सारी रचनाएं भी मिली और इन तमाम तो यहाँ पर इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा था। वो कमजोरी क्या थी? कमजोरी थी कि जिसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं थी, बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप से भी प्रभावित होते दिखाई पड़ रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी और दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को ये बहुत ही जल्दी से प्रभावित कर रहा था। दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। भारत के अनिश्चित स्थिति से बचाव के से बहुत से लेखक, कलाकार, वास्तुशिल्प दक्षिण में जाकर बस गए और दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह पर नहीं मिला। तो इस तरह से गर्चे उत्तरी भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहां समृद्ध था। कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा इस तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर में भी बौद्ध ब्राह्मणों और संस्कृत का ज्ञान बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, इन सब में नालंदा था जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। वहां चीन, जापान, तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर के अलावा दूसरे विषयों पर भी शिक्षा दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे, वैदिक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार ज्यादातर नालंदा के विश्वविद्यालयों ने किया। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे जो गुप्त शासकों के समय उज्जैनी का उत्कर्ष हुआ करते थे। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय जो जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसे लगने लगते थे। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी भी रही, पर ऐसा लगता है जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो और उनकी धड़कनें मंद होने लगी। 8वीं शताब्दी में शंकर के बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं। विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति से भ्रष्ट रूप साहित्य में भवभूति यानी कि जो 8वीं शताब्दी थी का आखिरी बड़ा जो भवभूति जो था 8वीं शताब्दी का जो आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी नाम भास्कर द्वितीय जो कि 12वीं शताब्दी का है और कला में ईशवी हैवल के अनुसार 7वीं और 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा था। कहते हैं मेरा ख्याल यह है कि कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत ही पुरानी परंपरा ज्यादा समय तक कायम रही। उपनिवेशकों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया,
लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्र बन रहे थे। उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली थी। तो देखिए इस तरह से समय के साथ क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को जो है भारत खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण में हुई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण क्या थे? राधा कृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक के साथ ही खो दी है। तो देखिए काफी अच्छे से हमने इस पाठ को पढ़ा। इसमें काफी सारी चीजें अभी और हैं हमारे पढ़ने के लिए शेष हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पर काफी सारे पाठ जो है इसको हम पढ़ेंगे आगे। और हो सके तो आप इसको घर पर भी रिवाइज करें, क्योंकि अब काफी ज्यादा टफ नहीं है। अब जो जरूरी चीजें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर में आज हमने और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं, समझी हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको आप एक बार घर पर पढ़ें और कुछ प्रश्न इस पे बनाएं। नेक्स्ट सेशन पे उन प्रश्नों पर पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप घर पर जाकर इसे रिवाइज करते हैं, कुछ एक प्रश्न बनाते हैं, तो इससे चैप्टर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पर शेष है तो उसको एक बार घर पर पढ़ लें। हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर एक नए पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।